हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज में। ये हमारा लेसन नंबर आपको 4 है। जो भाई बहन पहली बार देख रहे हैं उनको बता देते हैं क्या है पाप सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड प्रिपरेशन, मतलब पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर हम प्रश्न लेते हैं। किस तरह से आपको तैयारी करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आपको बताते हैं, है ना। और बोल सकते हैं कि सारे जीके जेस्ट बेस्ड एग्जाम के लिए आपको मदद करेगा। और इसी का आपको सोल्यूशन पीडीएफ 10 सिलेक्शन थ्रू टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है फ्री में। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है इसी लेसन का, तो 10 सिलेक्शन थ्रू एप्लीकेशन के जा करके टेस्ट सेक्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है। और आगे क्या है कि कोई अगर आपको समस्या हो या कोई आपको हेल्प चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, ये आपका टेलीग्राम और आपका एप्लीकेशन का है। आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए जैसा कि मैक्सिमम भाई बहन का नाम था कि सर इसमें से जो है ना आप 5-5 क्वेश्चन लीजिएगा अलग अलग सब्जेक्ट से, ना तो बोरिंग भी नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो उसी अनुसार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को प्रधानमंत्री द्वारा नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया था। मतलब ये हो गया कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को किस प्रधानमंत्री द्वारा नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया था। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LPG कहते हैं। तो पहले इसको हम कहानी समझते हैं, तब आंसर पर आएंगे। देखिए क्या है कहानी, क्या है समझिएगा कि 1947 में हम क्या हुए, आज़ाद हुए। आज़ाद किससे हुए? अंग्रेज से हम आज़ाद हुए। अब क्या है कि हमने क्या किया, चूँकि अंग्रेज हमारे यहाँ एक व्यापारी के रूप में आए थे और बाद में क्या किया, भारत पर कब्जा कर लिया। तो हमको डर लगता था कि बाहर से कोई भी हमारे यहाँ व्यापार करने आएगा ना तो हमारे ऊपर फिर से कब्जा कर लेगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा देश है, हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। मतलब कि हमारे यहाँ से ना कोई सामान बाहर जाएगा। मतलब बोल सकते हैं एक, देखिए दो टर्म्स, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट होता है, एक होता है इम्पोर्ट। देखिए थोड़ा क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स में और साइंस में और इन्वायरमेंट में अंग्रेजी टर्म भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है, और इंपोर्ट मतलब क्या होता है, आपको आयात होता है। जब हम सामान मंगाते हैं तो बोलते हैं आयात, जब सामान भेजते हैं तो बोलते हैं निर्यात। तो समझिए हमने क्या किया कि ना हमारे यहाँ सामान बाहर जाएगा और बाहर से सामान हमारे यहाँ नहीं आएगा। मतलब नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। अब देखिए जब नो एक्सपोर्ट और क्या होता है, नो इम्पोर्ट है, तो ऐसे तरह के इकोनॉमी को कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। ये क्वेश्चन पूछेगा क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। जैसे कल बच्चा कुछ मैसेज कमेंट किए थे सर कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उस सेंटेंस के रूप में या क्वेश्चन के फॉर्म बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनिए क्या पूछेगा, क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो जब किसी देश का व्यापार जो होता है बाहरी देश साथ नहीं होता है, मतलब न तो आयात होता है न निर्यात होता है, उसी को आपको कहा जाता है बोल सकते हैं क्लोज इकोनॉमी, है ना। अब कोई देश क्लोज क्यों रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं करेगा? अगर देश की ज़रूरत है, देश में ही पूरा हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर आत्मनिर्भर रहेगा तभी तो ऐसा हो सकता है कि उसको बाहर की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा शायद ही संभव हो पाता है कि कोई देश जो है आपको बिल्कुल क्या रहो, आत्मनिर्भर रहे। ठीक है, उसको बाहरी सामान की आवश्यकता पड़ता है या अपने सामान कहीं बेचने की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि क्लोज इकोनॉमी, तो हम क्या किए 1947 से लेकर के आपको 1991 तक आपको क्लोज इकोनॉमी के रूप में रहे। अब देखिए क्लोज का मतलब ये मत समझिए कि बिल्कुल होता ही नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह होते रहता था। लेकिन फिलहाल जानिए कि मान के चलें इकोनॉमिक टर्म में कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था 1991 तक। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या ना कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी चल रहा था, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में समस्या क्या आने लगा कि हमारा इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ नहीं कर रहा। ग्रोथ मतलब क्या हो गया कि विकास नहीं कर रहा। ठीक है, फिर क्या है कि इकोनॉमी जो है इफिशिएंट नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि आपको प्रभावी नहीं है, बहुत अच्छा से काम नहीं कर पा रहा। प्लस क्या है कि विकास करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे पास ये सब आपको नहीं है ना। अब इकोनॉमी में ग्रोथ क्यों नहीं रहा कि हमारे यहाँ करप्शन वगैरह क्या आपको ज़्यादा है। प्लस क्या सरकार सब चीज़ को क्या है कंट्रोल किए हुए, क्या है कंट्रोल करके रखे हुए, है ना। इसी को बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यापार करना, कुछ भी करना है तो क्या है कि लाइसेंस, क्या आपको चाहिए, लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस लेने के लिए जाइएगा तो आपको जूता चप्पल घिस जाएगा, लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसी को बोलते हैं कि लाइसेंस राज चल रहा था, मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा क्या था, सब चीज़ पर कंट्रोल था। ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उतना ग्रोथ नहीं हो पाता। अब देखते हैं ना कि सरकारी काम में क्या होता है कि ज़रूरत है 5 आदमी के,
अलग अलग 10 आदमी फिर भी काम नहीं करता। देखते हैं ना सरकारी स्कूल की स्थिति क्या रहता है, बढ़िया से पढ़ाता नहीं है तो इफिशियंट नहीं होता। लेकिन वही प्राइवेट में देखिए कम पैसा मिलता है, ज़्यादा काम करता है। तो मतलब कि प्राइवेट जब आता है तो क्या होता है, इफिशियंट होता है। इनके पास इफिशियंसी आपको सरकार के पास नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ उतना पैसा नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है और प्राइवेट आदमी के पास भी पैसा नहीं। लेकिन जब बाहर से कोई हमारे यहाँ आएगा, वो पैसा डालेगा तो हमको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। आप ही को दरोगा बनना है तो पैसा तो चाहिए ना। तो ऐसे क्या है, देश को विकास करना है, रोड बनना है, सड़क बनना है तो पैसा चाहिए। लेकिन हम क्या है, अपने आप को बंद करके रखे हुए हैं। अब देखिए हमने एक और चीज़ क्या किया था कि जब हमारे यहाँ देखिए चूँकि गरीबी बहुत ज़्यादा था तो हमने क्या किया था ना कि हमने रास्ता जो विकास का अपनाया था, आपको अपनाया था मिक्स इकोनॉमी। क्या अपनाया था, मिक्स इकोनॉमी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर क्या है कि सरकारी, क्या बोले आपको, सरकारी अब प्लस क्या बोले प्राइवेट, दोनों अगर हो। अब देखिए सरकारी को कई बार क्या है ना कि इसको बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। जब एक ही साथ क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनियां काम कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, आपको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल के लिए अभी देखते हैं तो हमारे क्या आपको टाटा की बात करते हैं, है ना, रिलायंस जियो की बात करते हैं। ये सब क्या है, आपको प्राइवेट कंपनियाँ हैं। लेकिन वही देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, इसरो है ना, DRDO है। बहुत पहले तक क्या है कि रेलवे भी आपको पूरी तरह से क्या था, सरकारी था, है ना। ये सब क्या आपको सरकारी है। तो इस तरह का सिस्टम था। लेकिन उस समय था क्या ना 1991 के पहले तक कि सरकारी कंपनी मेन होता था, अब पीछे पीछे प्राइवेट चलता था। छोटका भाई था, ये क्या था, बड़का भाई था। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति जब खराब होने लगा तो हमने क्या किया, इस रास्ता को त्यागने का आवश्यकता पड़ा। क्योंकि देखिए जानते क्या होता, हमारे यहाँ क्या था, खर्चा ज़्यादा था, आमदनी कम था। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया था। वही बीच में हमारे यहाँ क्या हो गया कि BOP हो गया, BOP क्राइसिस। ये भी याद रखना कि BOP क्राइसिस क्या होता है। जब देखिए क्या होता है कि हम सामान वगैरह अगर देखिए हम बोलें कि हमारे यहाँ आयात नहीं होता था, लेकिन हमारे यहाँ तो तेल की आवश्यकता पड़ता है तो तेल तो हम मंगाते होंगे, और तेल तो हमारे यहाँ बहुत ही कम होता है तो तेल हम मंगाते थे, ठीक ना। तो यहाँ पर हुआ क्या ना कि हमारे यहाँ क्या है कि समझिएगा कि 100 रुपया के मंगा रहे हैं, हमारे पास देने के लिए पैसा 25 रुपया बचा हुआ है तो कोई हमको देगा नहीं। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं। तब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी देश में होता है तो जाया जाता है। देखिए कर्जा लेने जाइएगा, अरे खर्चा जो हुआ तो उसको कर्जा से चुकाइएगा ना। लेकिन कहीं कोई कर्जा नहीं देगा तो लास्ट में कौन देगा, IMF देगा। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले कोई देश में जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो उसको कौन बचाता है, तो उसको बचाता है कौन, IMF बचाता है। लेकिन IMF फ्री में पैसा नहीं देता है, ये बड़ी क्या करता है, कंडीशन रखता है। क्या रखता है, कंडीशन रखता है, बहुत शर्त के साथ पैसा आपको देता है, ठीक ना। तब जाकर क्या होता है, आपको अपना समस्या दूर कर पाइएगा। तो यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, ये क्या बोला, देखिए हम आपको पैसा देंगे लेकिन क्या है कि आपको इकोनॉमी को सुधार करना पड़ेगा। इकोनॉमी में सुधार क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ जो इकोनॉमी है सही से नहीं चल रहा, बिगड़ल है या ख़राब हो रहा है, तो इसमें लाना पड़ेगा आपको क्या, NEP लाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या लाना पड़ेगा, न्यू इकोनॉमिक आपको लेकर के आना पड़ेगा पॉलिसी, ठीक ना। नई आर्थिक, इसी बोलते हैं नई आर्थिक नीति। अब जानते हैं हमारा नई आर्थिक नीति आया जो 1991 में आया। अब डेट पूछेगा तो अब याद कर लीजिएगा 24 जुलाई। क्या बोले आपको, एग्जैक्ट बोलेगा तो 24 जुलाई 1991 को। और इस समय हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। क्या बोले आपको, प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव थे। इनको हाल ही फिलहाल में दिया गया भारत रत्न, तो आप ध्यान रखिएगा। और क्या बोले कि उस समय हमारे यहाँ आपका वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह। हालांकि पहले मनमोहन सिंह RBI गवर्नर थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया था, मनमोहन सिंह थे, ठीक ना। तो इन दोनों के प्रयास से लाया गया क्या, आपको हमारे यहाँ नई आर्थिक नीति। तो देखिए मनमोहन सिंह का काम क्या था, इकोनॉमी को देखना, इनका काम क्या था, PV नरसिम्हा राव को राजनीति को देखना। तब क्वेश्चन पूछता है कि हमारे यहाँ आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे बोलते हैं, हमारे आर्थिक उदारीकरण का जनक या पिता किसे बोलते हैं। तो देखिए अगर मनमोहन सिंह भी रहेगा, PV नरसिम्हा राव रहेगा, तो वहाँ PV नरसिम्हा राव को बनाना है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बड़ा पद होता है, लेकिन अगर PV नरसिम्हा राव नहीं रहेगा तो क्या बनाना है, मनमोहन सिंह। तो कई बार आप देखिएगा कि मनमोहन सिंह भी आंसर देगा और PV नरसिम्हा राव। अगर एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों रहेगा तो आपको इसको चूज करना है, ठीक है ना, PV नरसिम्हा राव। अब नई आर्थिक नीति के तहत क्या किया गया कि हमारे यहाँ किया गया LPG। क्या लाया गया, LPG लाया गया। L का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन। अब P का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। कई बार क्या इसका फुल पूछता है। G का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन।
अब देखिए जेसन कई बार एस से भी लिखता है, कई बार जेड से भी लिखता है। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, उदारीकरण होता है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? निजीकरण होता है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण होता है। इसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। क्या बोलते हैं? भूमंडलीकरण। अब देखिए ये सब जानते हैं, कई बार इसका अर्थ पूछता है। एक एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में गैस भराते हैं ना, वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। उदारीकरण मतलब क्या होता है कि सरकार सब चीज़ को जो कंट्रोल कराना। लिबरल मतलब क्या हो? मतलब कि सरकार को कंट्रोल को क्या करना? कम करना। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सरकार जो सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, बीड़ी बनेगा, सिगरेट बनेगा, सुगा बनेगा, सुतारी बनेगा, तलवार बनेगा, भाला बनेगा, बिस्कुट बनेगा, सब चीज़ सरकारें कंट्रोल कर रहा है। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा लिबरल पॉलिसी। लिबरल मतलब क्या है कि आपको ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि बाहर लोगों को इस एंट्री मिल सके। निजीकरण मतलब क्या है कि सरकारें सब चीज़ बनाती है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट लोग को, मतलब कि बोल सकते हैं, देखिए एक दो टर्म और समझिएगा। एक टर्म समझाते हैं क्या, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, इसको बोलते हैं निवेश। क्या बोलते हैं? आपको निवेश कहा जाता है। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है विनिवेश। देखिए निवेश मतलब होता है पैसा डालना। अगर सरकार पैसा डाल रहा है तो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप कहीं पैसा डाल रहे तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर सरकार पैसा निकाल रही है तो बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर समझिएगा रेलवे की हम बात करते हैं, रेलवे में सरकार क्या कर, पहले ऐसे समझते, बैंक की हम बात करते हैं। पहले बैंक सब प्राइवेट था, सरकार ने क्या किया कि सारा बैंक को क्या किया? खरीद लिया। मतलब सरकार प्राइवेट आदमी को पैसा दे दिया और सब खरीद लिया। तो सरकार का कि यहाँ पैसा बैंक में डाला, तो ये क्या हो गया? आपको निवेश हो गया। तो इसी को बोलते हैं, जानते हैं, जब सरकार का स्टेक बढ़ता है तो इसे बोलते हैं क्या? सरकारी। क्या बोलते हैं? आपको सरकारी कंपनी बनते जा रहा है। लेकिन अब रेलवे की बात समझिए कि रेलवे भी क्या है? सरकारी है, मतलब इसमें सरकार का पैसा लगा। अब सरकार क्या करेगा? अपना हिस्सेदारी क्या करेगा? प्राइवेट को देगा, तो यहाँ से पैसा अपना ले लेगा और कुछ हिस्सा दे देगा प्राइवेट को। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है या क्या कर रहा है? विनिवेश कर रहा है, ठीक ना, विनिवेश कर रहा है। तो इसको बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं? आपको निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेम चीज़ होगा कि बोला गया क्या कि सरकार को सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सिर्फ क्या करे? नियम कानून देखे। बाकी क्या है, जो सामान का डिमांड रहेगा कंपनी वगैरह अपने से बना लेगा, तो इसे बोलते हैं क्या? निजीकरण बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट दूसरे जगह जाएगा बिकने और दूसरे के यहाँ प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकने आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ का पार्ले जी बिस्कुट अमेरिका में बिकने जा रहा है और अमेरिका का मान लेते कोको कोला क्या है? हमारे यहाँ बिकने आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। ये इकोनॉमिक टर्म में हो गया। ऐसे हर एक टर्म में आप देख सकते हैं, हमारा सिनेमा वहाँ देख रहा है, वहाँ का सिनेमा हम देख रहे हैं। ये क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक ना। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि सरकार को अपना नीति क्या करना है? उदार बनाना है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि निजी लोग को भी भूमिका इसमें देना है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि सरकार क्या करना है कि एक इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से क्या करना है? जोड़ने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। अब पहले क्या था? आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। अब सरकार देखिए यहाँ पर क्या बोले थे कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? आपको क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं कि आपको ओपन इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी इससे कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया ओपन इकोनॉमी हो गया। तो क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर समझाते हैं क्या कि देखिए फिर से समझाते हैं। 1947 में क्या अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापारिक रूप में आया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमने बंद कर दिया। अंग्रेज हमारे यहाँ जब आया था व्यापारिक रूप में, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो 1947 में हम आज़ाद हुए। तो हमने क्या किया कि सिस्टम को, आपको बाहर के लोग को आने का मौका कम दिया, है ना। आप पहला जानते हैं क्या, अगर बाहर की कंपनी आ गई तो सब क्या है? हमारे यहाँ समझिए क्या है कि उद्योग धंधा उतना उच्च अवस्था में नहीं। अगर बाहर एक कंपनी आएगा ना, तो उसका प्रोडक्ट मशीन से बन के आ रहा है तो सस्ता पड़ेगा, तो उसी का सामान बिकेगा, हमारे यहाँ बिकवे नहीं करेगा। तो अपने यहाँ कंपनी को खड़ा करने के लिए भी क्या है? हमने क्लोज इकोनॉमी का रूप अपनाया। क्लोज मतलब क्या हो गया? नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। हम कब तक रहे? 1991 तक ही रहे। उसमें समस्या क्या है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, एफिशिएंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। अब जानते हैं एक और टर्म समझा देते हैं। और एक टर्म क्या है आपको? हिंदू ग्रोथ रेट। क्या पूछेगा? हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? देखिए हमारा जो जीडीपी है ना, जीडीपी ये बहुत ही स्लो गति से बढ़ रहा था, इसी को बोला गया आपको हिंदू ग्रोथ रेट। आई कौन बोले थे? आपको प्रोफेसर राज कृष्णा। ये क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में। प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसे बोला था आपको हिंदू ग्रोथ रेट, मतलब कि भारत का ग्रोथ बहुत ही स्लो आपको हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर हमने बताया था क्या कि हमने भी बनाया था मिक्स इकोनॉमी भी बनाया था कि हमारे यहाँ सरकारी या प्राइवेट दोनों रहेगा। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि सरकारी में क्या है कि सरकारी मेन रहेगा और प्राइवेट पीछे पीछे रहेगा। तो हम सरकारी और प्राइवेट दोनों रखे, इसको बोले मिक्स इकोनॉमी बोले। एक और चीज़ क्या है कि देखिए 1991 तक हमारा ही रहा कि सरकारी मेन रहा और प्राइवेट पीछे पीछे। लेकिन 1991 के बाद उल्टा हो जाएगा कि प्राइवेट मेन हो जाएगा और सरकारी क्या होगा? आपको पीछे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब आइए
फिर क्या बोले कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछेगा कि हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। फिर अगला क्या पूछेगा कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय किससे लोन लिया, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। फिर क्या बोले कि हमको लोन दिया तो हमने क्या लेकर के आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया, 24 जुलाई 1991 को आया। कौन प्रधानमंत्री, PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन, मनमोहन सिंह थे। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे बोलते हैं, तो आपको मनमोहन सिंह को बोलते हैं। और इसमें PV नरसिम्हा राव भी रहेगा तो PV नरसिम्हा राव ही बना लेना है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, LPG का मतलब क्या होता है, इसी को LPG रिफॉर्म बोलते हैं। लिबरलाइजेशन हो गया, उदारीकरण मतलब सरकार को पॉलिसी उदार बनाना है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि अब सरकार छोड़ कर क्या है कि निजी लोग को भी आने का मौका देगा। जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब क्या हो गया, वैश्वीकरण हो गया, मतलब हम क्या हो गए, अब हमारा इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से क्या हो गया, आपको जुड़ गया। ठीक है, अब जानते हैं एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आया था उसको ट्रिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन किसने कहा था, क्या ट्रिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछने लगा है। तो ऐसे याद, LPG मतलब 3 को हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आई कौन बोले थे, राहुल मुखर्जी इसको ट्रिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहे थे। अब आइए क्वेश्चन बन जाएगा दोस्त कि जब हमारे यहाँ आपको LPG रिफॉर्म आया था उसमें हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे बता दीजिए, कौन हो जाएगा आपको, PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं ना। बस इतना याद रखिए। आइए तो एक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला हमने प्रश्न लिया, इसको देखिए इन्वायरमेंट में भी रख सकते हैं और प्लस इसको हम रख सकते हैं भूगोल में भी। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि झूम कृषि की प्रथा समान तौर पर हमारे यहाँ कहाँ है। तो अब पहले समझते हैं झूम कृषि होता क्या है। देखिए हमारे यहाँ कृषि का क्या होता है, कई पद्धति होता है। एक तो क्या होता है कि एक समतल मैदान में, समतल मैदान है, समतल मैदान में क्या करें, खेती समान तौर पे ये होता है कि मैदान क्या है, समतल है, ऊँच खाबड़ा नहीं, यहाँ पर खेती हो रहा है ना, इसको बोलते हैं प्लेन एरिया एग्रीकल्चर। प्लेन एरिया में समान तौर पर एग्रीकल्चर होता है। अब क्या होता है, कई जगह ऐसा भी होता है कि कोई क्या है पहाड़ी इलाका, इस तरह से क्या आपको पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में क्या होता है ना, कि अगर ऐसे पहाड़ी इलाका है इसको खेत को जोत दीजिएगा या पानी पड़ेगा तो सब मिट्टी नीचे चला आएगा, यहाँ मृदा अपरदन हो जाएगा, मिट्टी कटेगा तो मृदा अपरदन हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ तहाँ क्या करते हैं, घेर देते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सीढ़ीदार खेती कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती आपको करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाका होगा ना वहाँ पर सीढ़ीदार खेती आपको करेंगे। ठीक है, अगला चलिए समझिए क्या अगला पूछा गया है, झूम कृषि। क्या बोला गया है, झूम कृषि, कि झूम कृषि क्या होता है, झूम कृषि क्या होता है, समझाते हैं झूम कृषि क्या। देखिए और जहाँ पर जंगल ज़्यादा होता है ना, जहाँ पर क्या होता है जंगल ज़्यादा होता है, तो पहले क्या किया था कि यहाँ पर समझिए जंगल है, इसको क्या किया, पहले यहाँ पर जंगल को क्या किया, काट दिया और काटने के बाद जला दिया। जलाने के बाद क्या हो गया कि जो आपका राख वगैरह होगा उर्वरक के रूप में क्या होगा, आपको काम करेगा, है ना, खाद के रूप में काम करेगा। अब क्या होगा कि 3-4 साल यहाँ पे खेती करेंगे, फिर लगातार खेती करने से क्या होता है कि ज़मीन का जो उर्वरा शक्ति होता है, फर्टिलिटी होता है, कम जाता है। तब क्या है कि यहाँ को छोड़ देंगे, है ना, आप फिर क्या करेंगे, नए एरिया में चले जाएंगे और यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, जंगल को काटेंगे, खेती करेंगे, है ना, अब फिर आगे चलते चलेंगे। तो अब क्या दिखाई दे रहा है कि पहले इसको हम क्या बोले, काटो जलाओ खेती, काटो और जलाओ, काटो और इसको क्या बोल दिए, जलाओ। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। और जानते हैं दोस्त क्या है, कई बार क्या है कि अंग्रेजी टर्म में पूछता है, हिंदी टर्म नहीं पूछेगा। अंग्रेजी में दे देगा, मतलब हिंदी में लिखेगा, आपको देवनागरी मतलब ऐसे लिखेगा स्लैश, क्या बोलेगा हिंदी में, इसे स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न लिख देगा। स्लैश का मतलब क्या होता है, आपको काटो, अब बर्न का मतलब क्या होता है, जलाओ। तो स्लैश एंड बर्न इसी को बोलते हैं। अब चूंकि देखिए स्थान बदल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती बोलते हैं। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे कहा जाता है। एक तो स्लैश एंड बर्न बोल दिए, एक तो क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल दिए। ठीक है ना। तो देखिए झूम कृषि का नाम क्या क्या हो गया, एक तो हो गया काटो जलाओ, स्लैश एंड बर्न, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। अब कहाँ पर होगा, जंगली इलाका में। अब देखिए भारत में क्या है कि इस इलाका में, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, इधर पूरा है, आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये पूरा राज्यों में क्या होता है कि ज़बरदस्त तरीक़ा से क्या होता है, इस तरह की खेती आपको होता है। ठीक है ना।
तो अब देखिए ऐसा नहीं कि इधर नहीं होता, इधर भी होता है, इधर भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में क्या होता है, कम होता है। ज़्यादातर क्या होता है आपको इस एरिया में होता है, ठीक ना। अब समझना क्या कि झूम कृषि में क्या हम पेड़ को काट रहे हैं तो क्या पर्यावरण के अनुकूल है कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो यह है नहीं है, मतलब कि यह जो है पर्यावरण के अनुकूल खेती नहीं है, ये आपको पर्यावरण को नाश करता है। कि हम जंगल काट रहे हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। ये हो गया। अब देखिए अगला समझिएगा। तो क्वेश्चन देखिए कि झूम कृषि की प्रथा सामान्यतः कहाँ होता है, बोलिए उड़ीसा में होता है? नहीं, उड़ीसा में देखिए समझिए उड़ीसा में भी हो सकता है, लेकिन असली अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट रहेगा ना तो हमको वहाँ जाना है। तो वहाँ पर कहाँ आपको मिजोरम दिखा, क्या है आपको मिजोरम दिखाई दे रहा है। लेकिन सुनिएगा, अब जानते हैं क्या, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न राज्यों में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। तो खुद से एक बार देख लीजिएगा, हम कभी क्वेश्चन लेंगे तो आपको बता देंगे कि विभिन्न राज्यों में झूम कृषि का अलग अलग नाम है, वहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहा है। ये क्लियर हो गया। तो फिलहाल जी ने क्या कि झूम कृषि की प्रथा समान तौर पर कहाँ होता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में होता है। इसी क्वेश्चन को याद रखा पूछा गया है कि झूम कृषि समान तौर पर कहाँ होता है, तो पूर्वोत्तर भारत में कहाँ होता है, आपको पूर्वोत्तर भारत में, पूर्व उत्तर भारत में होता है। और जो वहाँ का राज्य रहेगा उसको ले लीजिएगा, यह पर्यावरण के अनुकूल आपको नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। और सीढ़ीदार खेती कहाँ होता है, आपको पहाड़ी ढलानों पर होता है। अब देखिए मृदा अपरदन को रोकेगा तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा आपको हो सकता है। एक और खेती होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी को बोलते हैं कार्बनिक खेती। क्या बोलते हैं, कार्बनिक खेती बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं कई बार हम जैविक खेती, क्या बोलते हैं, जैविक खेती कहते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे क्या, एक हरित क्रांति, क्या होता है आपको हरित क्रांति, हरित क्रांति इसी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। समझिए क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ जानते क्या हुआ कि जब हम देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था, तो हम क्या किए, आपको विदेश से अन्न मंगवाते थे। आज वहाँ जानवर नहीं खाता तो वहाँ हमको भेजा जाता था। अमेरिका में आपको बोल सकते हैं अमेरिका से मंगवाते थे। तो हमारे यहाँ समस्या क्या था कि भोजन वगैरह का व्यवस्था हो नहीं रहा था। तो अब जानते क्या है, लोगों का ऐसा मानना था विद्वानों का कि ज़मीन जो है ना, ज़मीन में अभी समझिए इस ज़मीन में मान लीजिए 1 बीघा है तो इसमें क्या है कि 20 मन हो रहा है, तो अगर 2 बीघा करेंगे तो फिर 40 मन हो जाएगा। मतलब जितना ज़मीन बढ़ाते जाएंगे उतना ही क्या उत्पादन बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ विद्वान का कहना था कि भाई कब तक जनसंख्या बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब सॉरी कि कब तक एरिया बढ़ेगा। ज़मीन का तो क्या है आपका बोल सकते हैं कि सीमा है कि इतना से ज़्यादा ज़मीन बढ़ नहीं सकता है, ठीक ना। तो मतलब क्या है कि कुछ विद्वान बाद में आएंगे, प्रयास करेंगे कि ज़मीन बढ़ाने पर फोकस नहीं करेंगे, वो फोकस करेंगे क्या है कि जो ज़मीन एक्चुअली में पहले से है उसी का उत्पादकता बढ़ा देंगे। जहाँ पहले हो रहा था आपको बोल सकते हैं कि 10 किलो उत्पादन, वहाँ पर हो जाएगा इसमें क्या 50 किलो उत्पादन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं कि एग्रीकल्चर का थोड़ा सा आइडिया आपको दे ही देते हैं, थोड़ा सा लेसन लंबा हो जाएगा लेकिन दे ही देते हैं ना, तो फिर बाद में क्वेश्चन तुमको लेना ही पड़ेगा हरित क्रांति से। चलिए बताते हैं क्या हो। देखिए तो हमने क्या किया, पहले समझिए क्या, एक विद्वान थे, उनका नाम था माल्थस। क्या नाम था आपको, माल्थस। एक विद्वान का नाम क्या था आपको, माल्थस नाम था, माल्थस। अब माल्थस साहब क्या बोले कि जनसंख्या जो होता है ना, जो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होता है, जनसंख्या होता है, यह बढ़ता है किसमें आपको, जीपी में, और मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। और जो आपका उत्पादन होता है, उत्पादन ज़मीन से होता है, ये होता है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसको हम अगर ग्राफ से बताएंगे तो ऐसे बोलेंगे। इनका का नाम क्या है ना कि देखिए आपको जनसंख्या है ना, आपको बढ़ता है एकदम सीधे ऐसे बढ़ता है, और जो उत्पादन क्या होता है धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। तो इतना आदमी को भोजन नहीं मिलेगा तो ये भोजन से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब भोजन से मर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि समस्या है। अब देखिए क्वेश्चन जानते हैं, एक एग्जाम हम उसमें पूछा गया था कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस क्रम में बढ़ता है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। उत्पादन किस क्रम में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपको बढ़ता है। ये क्या बोले, ये सब प्रयास क्या कर रहे थे कि भाई ज़मीन बढ़ेगा तो खेती बढ़ेगा। लेकिन अब एक जानते हैं अमेरिका में एक विद्वान आते हैं, कृषि वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम होता है नॉर्मन बोरलॉग साहब आते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। आइए क्या करते हैं कि ज़मीन बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, ज़मीन का क्या है उत्पादकता, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि जो पहले से सीड है, जो बीज है, इसमें क्या करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसके अंदर क्या करते हैं, जीन के, इसके अंदर बोल सकते हैं जो जीन है उसके गुण को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और नया तरह के हाई यील्ड सीड, इसका होता है हाई, इसका क्या होता है, हाई यील्ड
सीड का प्रयोग करते हैं। तो हाई यील्ड सीड क्या होता है कि इसमें उत्पादन क्या होता है, कम में भी आपको ज़्यादा होता है, ये हो गया। अच्छा, इसमें पेड़ का जो है ना, पेड़ मतलब जो नया जो पौधा तैयार होगा, जैसे धान की बात करते हैं, गेहूँ की बात करते हैं, ये पौधा क्या होगा, पौधा क्या होगा आपको छोटा होगा। जैसे पहले अमरूद का पेड़ देखिएगा बड़का बड़का होता था, 10 गो फल मात्र लगल है। आजकल क्या होता है कि पेड़ बढ़ो नहीं किया है, 50 गो फल लगल रहता है, ठीक ना। तो सब क्या है, जेनेटिकली इसमें चेंज किया गया है। तो पौधा क्या होगा, छोटा होगा, बौना होगा, ठीक ना। अब प्लस इसके लिए क्या किया है, प्रॉपर जो है सिंचाई, क्या रेगुलर क्या मिलेगा इसको, सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा। अब प्लस क्या है कि उर्वरक का, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाएगा, फर्टिलाइज़र इसको बोलते हैं। देखिए समझिएगा, एक टर्म जानते हैं क्या होता है दोस्त, आपका होता है खाद, क्या होता है, खाद होता है। तो खाद बेसिकली क्या होता है ना, हमारा घर में जो गाय का गोबर हो गया, राख हो गया, पेड़ का पत्ता उता हो गया, वो होता है खाद या कंपोस्ट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। और ये उर्वरक क्या हो गया, फैक्ट्री में बनता है। फिर क्या है, कीटनाशक, क्या बोले आपको, कीटनाशक, पेड़ पौधा को खाता है, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे मारने के लिए, ठीक है। अब प्लस क्या है, खेती का करेंगे, मशीनीकरण करेंगे। अभी सब कारण देखा गया ना कि क्या हो गया, बहुत तेज़ी के साथ क्या हो गया, उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ा तो विश्व के सभी भाग में बढ़ा। तो विश्व में इनको बोलते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड को हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति में क्या संबंध किससे है, खदान से। पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, खदान से है, मतलब खाने वाला अन्न के उत्पादन से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड कहाँ कहते हैं, अमेरिका कहते हैं। इनको बाद में जानते हैं, 1970 में दिया गया आपको बोल सकते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए, अगर लोग भूखे मर रहा है तो भाई अशांति तो करबे करेगा, तो विश्व में शांति स्थापित की कि नहीं किए, तो शांति का इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब इसी से प्रेरणा लेकर क्या किया, भारत में क्या किया, डॉक्टर स्वामीनाथन, इनको भी दिया गया है बाबू भारत रत्न, तो ध्यान रखिएगा, नाथन। इनको मतलब जो नॉर्मल ब्लॉक जो विश्व में शुरू किए, ये कहाँ शुरू किए, भारत में। तो भारत में हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो स्वामीनाथन हो जाएंगे, अब विश्व में हरित क्रांति का जनक तो कौन होगा, नॉर्मल ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हुआ, हरित क्रांति में यही सब चीज़ का प्रयोग किया गया। आप खुद सोच के बताइए कि सब जो पौधा लेना है, नया बीज लेना है, नया उर्वरक लेना है, कीटनाशक, नया मशीन लेना है, ट्रैक्टर लेना है, इसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो बोलिए गरीब राज्य में सफल होगा, नहीं होगा। तो कहाँ होगा, जो राज्य पहले से अमीर होंगे वहाँ पर सफल होगा। तो मतलब भारत में अगर हम देखेंगे तो भारत में कौन एरिया अमीर था, तो ये अगर हम भारत ड्रा करते हैं दोस्त ना, तो ये जो समझिएगा, ये क्या हो गया, पंजाब हो गया। समझिए क्या हो गया, पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, है ना। और बोल सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सारा उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिमी हिस्सा, क्या बोले आपको, उत्तर प्रदेश का आपको पश्चिमी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी हिस्सा। और थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, राजस्थान में ये सब इलाका में क्या हुआ, हरित क्रांति ज़्यादा क्या हुआ, आपको सफल हुआ। क्योंकि यहाँ देखिए एक और चीज़ क्या है, जमीन बड़ा रहेगा, एकदम खेत लेके जाओ, मतलब ट्रैक्टर लेके एक बार जोत के चलाओ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपको ज़्यादा सफल है। बिहार वगैरह में सफल होगा नहीं, बिहार के लोग गरीब हैं, तो यहाँ पर सफल आपको नहीं होगा। तो पूछे कि हरित क्रांति क्यों इस एरिया में सफल हुआ, कि उनके पास क्या था, आवश्यक पूंजी था, बड़ा बड़ा खेत था, है ना, इस कारण सफल हुआ। तो यहाँ से फायदा क्या हुआ कि हम जहाँ अन्न के मामले में पहले किसी पर निर्भर थे, हम अन्न के मामले में सफिशिएंट तो हो ही गए, अन्न बेचने की स्थिति में हम हो गए। अब देखते हैं हमारे चूहा FCI गोदाम में खाता है, इसका मतलब ये हो गया कि हम जहाँ अन्न के आयातक थे, तो अन्न के क्या बन गए, निर्यातक बन गए। ये क्वेश्चन पूछेगा क्या परिणाम हुआ, अन्न का उत्पादन बहुत आगे बढ़े। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा बोल सकते हैं आपका गेहूं पर। क्या आपको गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, और दूसरा क्या आपको चावल, पहला गेहूं पर, दूसरा क्या आपको चावल पर ही प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए सब तो फायदा आपको दिखाई दे रहा है, गेहूं चावल मतलब बढ़ा उत्पादन। इससे घाटा क्या हुआ, एक देखिए क्या है, आर्थिक असमानता बढ़ेगा नहीं, जो राज्य अमीर था वो अमीर हो गया, बिहार जैसा राज्य है ना, इधर वाला और गरीब हो गया। साथ ही देखिएगा कि ज़्यादा मात्रा में अगर सिंचाई कीजिएगा ना, तो सिंचाई करने से क्या होता है कि ज़मीन में क्या होता है कि नमक की मात्रा बढ़ता है, क्योंकि नमक में, पानी में नमक होता है, पानी तो वाष्पन कोड़ गया लेकिन नमक रह जाएगा। तो ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा कि आपको एक तो ज़मीन का उत्पादन क्षमता घटेगा, प्लस ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो भाई नमकीन मिट्टी हो जाएगा, तो ये भी खराब है। प्लस क्या कि वाटर लेवल, ये सब पूछेगा, वाटर लेवल भी क्या होगा आपको नीचे चला जाएगा। तो ये सब इसका क्या था, आपको समस्या था हरित क्रांति का, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना से हो जाएगा काम, इतना से काम नहीं चलेगा बबुआ, और आपको आएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछता ना कि हरित क्रांति की शुरुआत हमारे किस दशक में हुआ, पूछेगा किस दशक में हुआ, किस दशक में हुआ, तो यहाँ पर होगा 1900, आपको बोल सकते हैं 50 से 60, ऑप्शन में ही रहेगा 1950 से 60, यही बनाना है। लेकिन पूछेगा अगर एक्चुअल डेट पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तब क्या है कि 1965 से आपको 68 के भी जो ऑप्शन रहेगा वो आपको बनाना, 1965 से 68 रहेगा वो आपको ऑप्शन बनाना। किस दशक में, तो 1950 से 60 तक आपको बनाना है। अब जानते हैं 60 से 70 तक कहा जाता है कि क्या था, आपको ट्रांजिशन, क्या बोले को, ट्रांजिशन फेज था, ठीक ना। और फिर बोल सकते हैं कि 70 से जो 80 दशक था ना, ये क्या था आपको सेकेंड फेज,
ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछे, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, बोलते हैं क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज बोलते हैं। ये क्या हो गया, ट्रांजिशन फेज हो गया। और ये 70 से 80 क्या हो गया आपको, सेकंड फेज हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। और जानते हैं 1968 में क्या किया गया, इंदिरा गांधी द्वारा ये आपको चावल गेहूँ के ऊपर क्या किया गया, डाक टिकट भी जारी किया। क्वेश्चन पूछा गया कि किस दौरान जो है गेहूं के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था, हरित क्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए 1968 में आपको जारी किया गया था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है। देखिए कुछ इसमें रटने वाला है, कुछ कन्फ्यूजन वाला है। जैसे यहाँ पर लग रहा है कि भाई हम बोल रहे हैं कि क्या होता है 65 से 68 के बीच जो ऑप्शन रहेगा ना वो बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं पहला फेज ई है और दूसरा फेज ई है, सॉरी ई ट्रांजिशन फेज। ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ऐसे टर्म में, तो हम आपको बता रहे हैं। पहला मतलब बोले क्या है, ये पहला फेज हो गया, ये ट्रांजिशन फेज हो गया, और फिर क्या हो गया आपको सेकंड फेज हो गया। बस इतना तो याद करना ही पड़ेगा दोस्त, है ना। चलिए तो अच्छा, ये जब समस्या आ गया तो जानते क्या हुआ, ज़्यादा उर्वरक का, पहले उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब समस्या आने लगा। तो फिर एक नया टर्म आया कि हमको क्या करना है, जैविक खेती। क्या करना है, जैविक खेती। जैविक खेती करना है, इसी को क्या बोले, कार्बनिक खेती करना है। कार्बनिक खेती करना है, इसी को बोला गया कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है क्या, देखिए इसमें हमको क्या है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे थे, इसका प्रयोग क्या करना है, घटा देना है। इसका प्रयोग कम करना है या न के बराबर, इसका क्या करना है, न के बराबर प्रयोग करना है। इससे पर क्या करना है, कंपोस्ट का प्रयोग करना है। कंपोस्ट मतलब क्या हो गया, खाद। क्या हो गया आपको, खाद। और खाद मतलब क्या हो गया, वही बोल सकते हैं कि गोबर हो गया, गाय का गोबर हो गया, या जानवर का गोबर हो गया, या बोल सकते हैं कि राख हो गया, है ना। पेड़ पौधा का बोल सकते हैं कि आपका पत्ता हो गया, छिलका वगैरह हो गया, घर में जो होता है, इस सबको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा ना कि आपको बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। इन्वायरमेंट पर क्या होगा, आपको नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हरित क्रांति इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं है, लेकिन ये क्या है आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको है। और देखिए इस सब का प्रयोग कीजिएगा ना तो लंबा समय तक जमीन क्या होता है, अच्छा रहता है। देखिए समझिए ना कि फर्टिलाइजर क्या है कि अंग्रेजी दवाई है, और ये जो कंपोस्ट क्या है ये आपको क्या बोल सकते हैं कि होम्योपैथिक दवाई है। ये फायदा देर से करेगा लेकिन लंबा समय तक आपको मेंटेन करके रखेगा, और ये आपको नुकसान भी ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा। अंग्रेजी दवाई आपको नुकसान पहुंचाता है, तो सेम चीज़ हरित क्रांति इसमें हो गया, ठीक ना। और हमारे यहाँ जानते हैं सिक्किम की क्या बात करते हैं, आपको सिक्किम जो है ये आपको जैविक खेती में बहुत ही आगे है। और ये क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो कौन है, जैविक खेती जो होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको होता है, ठीक ना। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया बताइए, ये तो हो ही गया था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस सेशन में आपको आया था। देखिए पहले समझते हैं असहयोग आंदोलन को बोलते हैं, जानते हैं क्या, नन कोऑपरेशन। क्या बोलते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए महात्मा गांधी का नाम क्या था ना कि अंग्रेज भारत में हमारे क्यों है, कि हम उसका सहयोग करें। अगर सबको सहयोग करना बंद कर दे, जो पढ़ाई मतलब जो स्टूडेंट है पढ़ने जाना बंद कर दे, टीचर है पढ़ाने के लिए छोड़ दे, वकील है वकीली छोड़ दे, है ना, व्यापारी है व्यापार छोड़ दे अंग्रेज का समर्थन कर मतलब विरोध में, स्कूल कॉलेज छोड़ दे, सब छोड़ दे, तो अंग्रेज का जब समर्थन हम करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज यहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यही था असहयोग आंदोलन। अब देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताते हुए चलते एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए हमारे यहाँ क्या कि 1919 में क्या हुआ, शुरुआत हुआ क्या, मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ। इसके तहत क्या था कि तुर्की में जो खलीफा का पद होता था ना, वो पूरे मुस्लिम जगत का धर्म गुरु होता था। तुर्की में क्या था, खलीफा का एक पद था, वो पूरे मुस्लिम जगत में धर्म गुरु होता था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि तुर्की हार गया था, इंग्लैंड जीत गया था। और तुर्की के ज़मीन वगैरह खलीफा को डिसरिस्पेक्ट, मतलब इनका ज़मीन छीना जा रहा था, इनका एरिया कम किया जा रहा था, इनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था। तो इनके प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए भारत में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हो गया। अब याद कीजिए 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1919 में ही क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, 13 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 अप्रैल को आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारा भारतीयों का मृत्यु वगैरह हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पिछले लेसन में बता चुके हैं, ठीक ना। तो इससे भारत के लोग नाराज़ हो चुके थे, और मुस्लिम भी नाराज़ है, हिंदू भी नाराज़ है। तो महात्मा गांधी को लगा ना कि अगर हिंदू मुस्लिम को मिला दिया जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया जा सकता है, बहुत ही मजबूत आंदोलन शुरू किया जा सकता है। और इसी अवसर पर बोले थे कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा समय आ गया है जो 100 साल में भी नहीं आएगा। तो महात्मा गांधी बोले किस आंदोलन के दौरान बोले थे कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा साल है जो आने वाला 100 साल में नहीं आएगा। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय आपको बोले थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब बोल सकते हैं पूरे भारत में एक अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो किया जाए कि ना किया जाए, इसके लिए क्या हुआ कि आपको मीटिंग हुआ। मीटिंग क्या हुआ, सबसे पहले 1920 में। अब देखिए कांग्रेस एक संगठन था जो देश की आज़ादी के लिए था। अब इसका मेन अधिवेशन दिसंबर महीना में होता था, लेकिन उससे पहले कभी हो गया तो उसको विशेष अधिवेशन कहा जाता था। तो समझिए 1920 में क्या हुआ
कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, कहाँ पर आपको, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में इसका अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की है, तो आपको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय अध्यक्षता की है। अब एक और पॉइंट यहाँ बता देते हैं, सुनिए क्या हुआ। जानते हैं, एक नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, अब पाल बिपिन चंद्र पाल। इसको बोलते हैं गरम दल के नेता बोलते हैं। तो देखिए, ये गरम जो दल है ना, इसमें से क्या है कि आपका बिपिन चंद्र पाल कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने हैं और नहीं आपको बाल गंगाधर तिलक बने हैं। तो बने कौन है, केवल लाला लाजपत राय बने हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना कि महात्मा गांधी जी क्या लेकर के आए हैं कि अंग्रेज के खिलाफ हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये लेकर के आएगा कि आपको प्रस्ताव लेकर के आएगा, और यहाँ पर चित्तरंजन दास ने उसका विरोध किया था। अब क्या हुआ कि फिर इसका क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ प्रस्ताव लाया गया, इसको अप्रूवल नहीं मिला। अब 1920 में क्या होगा कि इसका अधिवेशन होगा कहाँ, नागपुर में। कहाँ होगा आपको, नागपुर में मेन अधिवेशन होगा, और यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे वीर राघवचारी, वीर राघवचारी। अब देखिए, इसी का नाम जानते हैं, कहीं कहीं देगा विजय राघवचारी, कहीं वीर राघवचारी, देखिए बात है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो चित्तरंजन दास यहाँ असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे लाने का, यहाँ पर वही क्या लेकर के आए, आपको प्रस्ताव लेकर के आए। ये क्या हो गया, आपको पारित हो गया। तब क्वेश्चन पूछेगा कि आपको असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो होता कांग्रेस से किस अधिवेशन में लाया गया था प्रस्ताव, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता लाला लाजपत राय। फिर पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस से किस अधिवेशन में मिला, तो नागपुर अधिवेशन में मिला, और उसका अध्यक्षता कौन किए थे, विजय राघवचारी या वीर राघवचारी किए थे। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, इसका सपोर्ट कौन किए, आपका नाम सुनोगे बाल गंगाधर तिलक। अभी जो बता रहे हैं बिपिन चंद्र, यहाँ बाल गंगाधर तिलक, यही बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि इसका सपोर्ट किया था। अब जानते हैं, जैसी क्या होता है कि शुरुआत, देखिए इसका डेट रखा गया शुरुआत का, मतलब असहयोग आंदोलन का 1 अगस्त 1920 डेट रखा गया। वैसे इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह कौन ऐसा व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे लेकिन असहयोग आंदोलन के रिजल्ट को देख नहीं पाए, तो कौन, आपको बाल गंगाधर तिलक थे। अब देखिए, महात्मा गांधी की नीति से कुछ लोग खुश नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस नीति से खुश कौन को नहीं थे, एक तो क्या आपका एनी बेसेंट के आपने नाम सुना होगा, ठीक ना। एक आपने क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यही मोहम्मद अली जिन्ना बाद में क्या करते हैं, पाकिस्तान बनाते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी तक बात करते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नेता थे, इस सब धर्म को मिलाने की बात करते हैं। उनका नाम तक क्या था कि आप खिलाफत आंदोलन के सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, ये मुस्लिम मुद्दा है और इसको राजनीतिक मुद्दा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आगे बहुत खतरनाक हो जाएगा, है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना। एक और क्या था, जीएस कापड़े साहब, एक कांग्रेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस को छोड़ दिया था, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और कौन, जीएस कापड़े। अब देखिए, महात्मा गांधी जानते हैं क्या बोल दिए, एक नारा दिए, 1 साल के भीतर स्वराज। पूछेगा कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नारा दिया गया था, आपको असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था, 1 वर्ष के अंदर स्वराज। और अब जब ये बोले क्या कि हमको क्या करना है, अंग्रेज का सहयोग नहीं करना, अंग्रेज यहाँ से भाग जाएगा तो खुद का राज हो जाएगा। तब स्टूडेंट को बोला गया कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट कॉलेज छोड़ देगा। अब इसी में जानते हैं, एक बाबू बिहार के थे, जयप्रकाश नारायण, आपने नाम जरूर सुना होगा जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण के आगे पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, ठीक ना। ये कहा कि इनको 20 दिन का मात्र एग्जाम का बचा हुआ था, क्या किए, छोड़ दिए। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में बिहार का वह कौन नेता था जो असहयोग आंदोलन में उस समय कूद गया जब उसका एग्जाम में क्या था, मात्र 20 दिन बचा हुआ था, तो कौन, जयप्रकाश नारायण। आई क्या किए, चूँकि बताएं कि जब सब लड़के ना स्कूल कॉलेज छोड़ के आ रहा है तो स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, तो कई सारे इस दौरान स्कूल कॉलेज खोला गया। आप कलकत्ता में सुनिएगा, कलकत्ता में आप देखिएगा कि नेशनल कॉलेज खोला गया, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। और आप सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनोगे, उनको प्राचार्य बना गया इसका, ठीक ना। फिर आप सुनोगे बिहार विद्यापीठ के बात बोलते हैं, तो बिहार विद्यापीठ खोला गया। आपने गुजरात विद्यापीठ के नाम सुना होगा, तो गुजरात विद्यापीठ खोला गया आपको इस दौरान, है ना। फिर आपने नाम सुना होगा जामिया मिलिया इस्माइलिया करके है, मिलिया इस्माइलिया, है ना, ये खोला गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस चीज़ का कि जो आपका एक कलकत्ता में है कलकत्ता में बोले, बनारस में BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना 16 में किया गया था, आपको मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस दौरान नहीं किया था। कौची हुआ, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्माइलिया। ये तो हो गया आपको स्टूडेंट वाला। अब क्या हुआ कि कई सारा क्या हो कि वकील का किए, अपना वकीली छोड़ दिए।
उसमें आपने नाम सुना होगा नेहरू जी का, दोनों बाप बेटा। कौन कौन? आपने नाम सुना मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। आपने चित्तरंजन दास का नाम सुना होगा, चित्तरंजन दास का नाम सुना होगा, इन्होंने वकीली अपना छोड़ दिया। आप नाम सुनोगे आपको पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ना कि निम्नलिखित में से कौन नेता ने आपको असहयोग आंदोलन के दौरान अपना वकीली छोड़ दिया था? तो वहाँ चित्तरंजन दास ऑप्शन में था, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास है ना। बिहार के एक थे आपको राजेंद्र प्रसाद, बिहार के राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया, वकीली छोड़ दिया, वकील थे। इनका भाई थे आपको क्या बोलता है, महेंद्र नारायण करके नाम था, महेंद्र नारायण प्रसाद। इनको क्या था, अवैतनिक मजिस्ट्रेट बनाया गया था, उसे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि जो भी नया लड़का सबका किया, महात्मा गांधी के आह्वान पर यहाँ पर क्या हो गया, आंदोलन में कूद गया, है ना। अब आगे कहानी क्या होता है कि कई सारा दुकान का विदेशी, क्या बोले आपको, विदेशी वस्त्रों को जगह पर धरना दिया गया, जहाँ पर विदेशी कपड़ा बिकता था वहाँ धरना दिया गया। तो विदेशी कपड़ा को कई जगह जलाया जाता था। तो इसका क्या किया, क्वेश्चन पूछा किसने विदेशी कपड़े जलाए जाने का विरोध किया था? आपको रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम क्या था कि यह क्या है, निष्ठुर बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी है। इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को लेटर भेजा, बोला कि इसका जगह पर क्या है, कुछ सुधार वाला काम किया जाए, है ना, फालतू वाला काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने जो है विदेशी कपड़ा जलाए जाने को विरोध किया था या उसको निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए महात्मा गांधी जानते हैं क्या है, उनका नाम था कि विदेशी कपड़ा क्या हमारे यहाँ बिकता है, इससे उस अंग्रेज को पैसा मिलता है, तो इसको जलाएगा, उसका कमर टूटेगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए क्या है, महात्मा गांधी जानते हैं इनका हथियार क्या था, सत्य और अहिंसा। क्या था आपको, महात्मा गांधी का हथियार यहाँ पे क्या था, पूरे आंदोलन सत्य और अहिंसा था। मतलब सत्य के रास्ता पर चलना, आपको कभी भी हिंसा आपको नहीं करना। लेकिन जानते क्या होता है, जैसे क्या होता है, देखो 1 अगस्त को याद रखना, 1 अगस्त 1920 से आपको याद रखना है। अच्छा, इस समय वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था आपको वायसराय था। अब आगे कहानी बढ़ता है कि एक घटना होता है 4 फरवरी 1922 को, आपको डेट याद रखना है। इसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड बोलते हैं, चौरी चौरा कांड बोलते हैं। ये कहाँ पर था, यूपी के गोरखपुर में जगह है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ आंदोलनकारियों द्वारा एक पुलिस थाना को आग लगा दिया जाता है, ठीक ना। आई घटना जब हो गया तो अंग्रेज को तो बहाना मिल जाए भाई कि भाई आप लोग हिंसा कर रहे हैं। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी क्या किए, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दिए। तो बोले कौन से घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए? तो चौरी चौरा घटना के बाद। और कहा जाता है कि इसको उन्होंने बोला था कि हिमालयन ब्लंडर हमारा हो गया। हिमालयन ब्लंडर मतलब हिमालय जैसा हम क्या किया, भूल कर दिए कि हम जनता को अहिंसा के पाठ नहीं पढ़ाए, उसको आंदोलन में भेज दिए। अब देखिए ये हिमालयन ब्लंडर शब्द को लेकर जानते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि आपको कई जगह मिलेगा कि हिमालयन ब्लंडर जो है आपको जो बोल सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसी दौरान क्या है उसको बोले थे क्या, जो महात्मा गांधी रॉयलेट सत्याग्रह शुरू किए थे उसको बोले थे कि हमसे हिमालयन ब्लंडर हो गया। तब देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए बीपीएससी में जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड का चर्चा ही नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौरी चौरा कांड हो जाएगा। लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड रहेगा तो आप यही बनाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि देखिए यूपीएससी के जितना बुक हम पढ़े हैं उसमें सब क्या है कि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही मिला है, ठीक ना। बाकी बता रहे दोनों आंसर देता है, दोनों देगा तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बनाइएगा। लेकिन अगर नहीं देगा तो फिर चौरी चौरा कांड बताइएगा। किसको बोला था आपको हिमालयन ब्लंडर, तो आपको चौरी चौरा कांड को बोला था। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया, जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ थे, तो गुजरात के बारदौली से। इनका उद्देश्य क्या था ना कि बारदौली से अखिल भारतीय स्तर पर और आंदोलन को हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन इससे क्षुब्ध होकर आंदोलन वापस कर लिए। इसका घोषणा कब किए, तो आप घोषणा किए 12 फरवरी 1922 को क्या किया, इसका घोषणा कर दिया कि आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। तो मतलब ये हो गया कि अब सुनिएगा, ये हम अगर यहाँ वायसराय समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लेकिन यहाँ जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, ये आपको क्या है कि 1916 के आसपास आया था, 1921 में क्या हुआ यहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ जब चौरी चौरा कांड हुआ ना, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रेडिंग। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम एग्जाम दिए हैं सीजीएल के, उसमें पूछा गया था बहुत पहले, लॉर्ड रेडिंग कि चौरी चौरा कांड हुआ तो समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रेडिंग था। तो ये कब शुरू हुआ, 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ और इसको स्थगित किया गया। आपको 12 फरवरी 1922 को इसको ख़त्म कर दिया गया। महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, बाबा आप ही किए हैं। और उसके बाद उनको 1924 में क्या किया था, छोड़ा जाता है 1924 में। और तब क्या होते हैं, कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन होता है ना,
तब से क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और मात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी, वो अलग हमारा टॉपिक हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ पर जानते हैं महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, यह तब लेते हैं जब आंदोलन एकदम क्या था, पीक पर था। तब यहाँ पर बहुत लोग विरोध करते हैं। आपने नाम सुना होगा, चित्तरंजन दास की बात करते हैं। जो भी युवा नेता होंगे सब विरोध करेंगे। चित्तरंजन दास, हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इन्होंने विरोध किया। आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी क्या किया, इसका आपको विरोध किया ज़बरदस्त तरीका से, ठीक है ना। तो ये सब क्या किया, विरोध किए। और इसके बाद ये भी देखिएगा कि जितना युवा लोग था ना, सब महात्मा गांधी कहने पर आ गया था आंदोलन में। अचानक से सब मतलब लगा कि भाई हो गया क्या, हम सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं, महात्मा गांधी धोखा दे दिए। तब भारत में देखिए क्या है कि क्रांतिकारी गतिविधि क्या होगा, बढ़ जाएगा कि महात्मा गांधी से कुछ होने वाला ना है, हम लोग अपने से करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि 1920 के दशक के बाद क्रांतिकारी गतिविधि क्यों बढ़ गया था, क्योंकि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से युवा क्रांतिकारी क्या थे, नाखुश थे। और प्लस क्या है कि उनको सफलता नहीं मिला, तो इससे निराश थे, तो उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, पहला बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, कि असहयोग। अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों है, क्योंकि हम उनका सहयोग करें। अगर अंग्रेज का सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएंगे। और क्या बोले कि 1919 में हमारे मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक ना। तो 1914 से 18 के दौरान खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व चल रहा था, और उसमें तुर्की हार गया था, उसे खलीफा के पद प्रतिष्ठा को घटाया जा रहा था। तो इसके खिलाफ भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया था। अब जानते हैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुआ कि मुस्लिम और हिंदू यहाँ मिल के लड़े। मतलब इसका सबसे सकारात्मक पक्ष क्या था कि हिंदू मुस्लिम इतना मिल के लड़े कि आज तक मतलब बोल सकते कभी नहीं लड़े थे। और इसके बाद ये भी देखिएगा कि इसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं होंगे। यहाँ क्या बोल सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का क्या था, पराकाष्ठा था। इसके बाद कहीं एकता आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, आगे चलिए। फिर क्या बोले 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ, कहाँ, कलकत्ता में। इसका लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए और गांधी जी असहयोग का प्रस्ताव लेकर के आए, जिसका चित्तरंजन दास विरोध किए थे। बाद में 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, वीर राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य अध्यक्षता किए। और यहाँ पर क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को मिल गया अनुमोदन, मिल गया। बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया था, लेकिन इसको जब शुरू हुआ तो इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस कापड़े विरोध किए और कांग्रेस छोड़ दिए। फिर क्या बोले कि इसमें नारा क्या था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज था, महात्मा गांधी का नारा था। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, आपको शुरू हुआ, है ना। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए, बिहार विद्यापीठ में एडमिशन ले लिए। इस दौरान कई सारा कॉलेज बना, कलकत्ता नेशनल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्माइलिया। ध्यान रखना है कि 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किया था, वो अलग है। यहाँ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि वकीली से त्यागपत्र दे दिए। फिर क्या बोले कि यहाँ विदेशी वस्तु को जलाया जा रहा था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया। इसको बोला कि निष्ठुर बर्बादी है। सत्य हिंसा की यहाँ बात किया गया था। जब 1 अगस्त को शुरू हुआ तो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। उस समय आपका बोल सकते हैं कि लॉर्ड रेडिंग क्या था, आपको वायसराय था। फिर क्या बोले कि 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। और कहाँ से, बारदोली से। महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। फिर 1924 में उनको छोड़ा गया, और जब आए तो क्या हुआ, कांग्रेस को अध्यक्षता किए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को किसने आपको बोल सकते विरोध किया था, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। अब आगे देखिए, यह असहयोग आंदोलन क्या था। पूरे भारत में पहले कांग्रेस के ऊपर इल्जाम था कि 2-4 आदमी की पार्टी है, लेकिन पूरे भारत में क्या किया, पूरे भारत से लोग आके इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बहुत इसका क्या था, बोल सकते हैं सकारात्मक पक्ष था, है ना। चलिए, ये हो गया। और जो भी अंग्रेजों से लोगों को भय था, ये आंदोलन के बाद क्या हो गया कि अंग्रेज से भय क्या हुआ, लोगों को मन से जाता रहा। अब क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस से किस सन में अपनाया गया। अपनाया का मतलब क्या हो गया कि अनुमोदन मिला, अप्रूवल मिला। तो बताइएगा आपको कहाँ हो जाएगा, नागपुर 1920, नागपुर 1920 हो जाएगा, है ना। बस हो गया, आगे बढ़िए। आइए बाबू, अब देखिए यहाँ पर जानते हैं क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा गया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों, बहुत देर से। देखिए आज देखिए लेसन लंबा हो गया ढेर बाबू। हाँ, ये क्वेश्चन साइंस का एक लिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। अब देखिए, देखने में तो लगेगा ना ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन क्या है कि जब तक आप कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे बन भी नहीं करेगा। तो पहले समझते हैं क्या, 2 चीज़ समझना है। एक समझना क्या दोस्त, एक समझिए कि आपको द्रव्यमान, क्या समझिए, द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। एक होता है भार, इसे बोलते हैं आपको वेट, क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अब कई बार लगता है कि दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन दोनों के अलग अलग है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि कोई समझिए कि पेन है या कोई गेंद है,
ये जितना मटेरियल से मिलकर बना है, ये मटेरियल को ही बोलते हैं क्या, आपको द्रव्यमान बोलते हैं। और इसको दिखाते किससे, एम से दिखाते, क्या अंग्रेजी के एम से दिखाते हैं ना। और एम जो सिर्फ इसको एम से दिखाते हैं। और यह क्या होता है, एक अदिश राशि, क्या अदिश राशि। अदिश मतलब क्या होता है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या हो गया कि इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन इसमें डायरेक्शन कहीं है नहीं है, तो ये हो गया। अब चलिएगा, अच्छा इसको मापते किस में, इसे मापते किससे, केजी में ही पूछेगा। इसका मात्रा क्या होता है, केजी होता है। लेकिन वही भार की बात करते हैं, तो भार क्या है, आपको एक तरह का बल है, एक तरह क्या है, बल है, एक तरह क्या आपको फोर्स है। देखिए समझिए क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को खींच रहा है, तो पृथ्वी हर एक वस्तु को खींचता है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है ना, उसी बल को क्या बोलते हैं, आपको भार बोलते हैं। और भार का क्या होता है, ऐसे आप जानते हैं कि एफ बराबर होता है क्या, ए में होता है, एफ बराबर एम ए होता है। जहाँ एम द्रव्यमान होता है, एक क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, त्वरण होता है। लेकिन अब चूंकि पृथ्वी एक है, पृथ्वी देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी कोई वस्तु को नीचे क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ तो एक तो समझिए कि क्या है कि आप वस्तु है, ये वस्तु है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ एम हो गया। और इसको क्या नीचे आएगा तो यहाँ जी लगेगा त्वरण। तो यहाँ क्या होता है कि जो ई हम वेट लेते हैं उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं कुछ एम जी। एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, और जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। और जी का समान थोड़ा वैल्यू होता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पूछेगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, आपको एम जी हो गया, है ना। अब देखिए क्या होता है कि बल, आपको बल और हम क्या बोले कि जो आपको भार लगभग क्या होता है, मतलब बल और भार एक ही चीज़ हो गया। तब बल और भार जब एक ही चीज़ हो गया तो दोनों का मात्रक पूछेगा, यूनिट पूछेगा, तो क्या हो गया, न्यूटन। क्या हो गया, आपको न्यूटन हो गया। और ये क्या हो आपको होता है, सदिश राशि। ये क्या होता है, आपको सदिश राशि होता है। मतलब बोल सकते हैं क्या हो गया, आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी है प्लस क्या इसमें डायरेक्शन भी है। तो द्रव्यमान और भार में अंदर समझ में आ गया। द्रव्यमान क्या होता है, जो वस्तु जो मटेरियल से मिलकर बनता है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। इसको एम से दिखाते हैं, अदिश राशि होता है, इसका मात्रा केजी होता है। भार मतलब क्या होता है कि आपको डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम एम जी, एम जी डब्ल्यू क्या होता है, एम और आपको जी होता है। ये एक तरह का बल होता है, और इसका ये मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। ये सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस क्या आपको डायरेक्शन भी है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो एम होता है ना, ये वस्तु जितना मटेरियल से मिलकर बना होगा, इसको चंद्रमा पर ले जाइए, निहाली में ले जाइए, तोशक में ले जाइए, लेटरिन ले जाइए, बाथरूम में ले जाइए, है ना, जहीं कहीं ले जाइए, क्या ये बदलेगा, नहीं बदलेगा, इतना ही कि इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी चेंज नहीं करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 100 kg का कोई वस्तु है, देखिए यहाँ 100 kg का, इसको पृथ्वी से कहाँ ले गए, चंद्रमा पर ले गए, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ऐसे पूछेगा कि कोई आपको 10 kg का आपको वस्तु है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लेके आएंगे, तो द्रव्यमान बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। लेकिन अब समझिए यहाँ पर आते हैं, भार की बात करते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, भार बदलेगा नहीं, तो भार क्या होगा, आपको बदलेगा, भार क्या होगा, आपको बदलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ हम भार बराबर क्या है, डब्ल्यू बराबर एम जी। एम तो नहीं बदल रहा है लेकिन जी सब जगह क्या होता है, बदलता है। देखिए पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइए, पृथ्वी की सतह से नीचे आइए, दोनों जगह क्या होता है, जी का मान घटता है। इसका मतलब हो गया कि आप सतह से अंदर जा रहे हैं पृथ्वी का, तो जी का मान घटेगा, तो जी का मान घटेगा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सामने सामने मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका मतलब हो गया कि नीचे जाइए ऊपर जाइए, जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। जब जी का मान घट रहा है तो डब्ल्यू का मान भी क्या होगा, घटेगा। मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के सतह के अंदर जाइए या पृथ्वी की सतह के ऊपर जाइए, वहाँ पर क्या होगा, आपका भार क्या होगा, वस्तु का घटेगा। ये आपको एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया, है ना। उसी तरह से क्या है, अगर देखिएगा एक और होता है, पहले एक और क्वेश्चन देखिए, ये पृथ्वी की बात करते हैं, क्या पृथ्वी, ये पृथ्वी है। हालांकि देखिए गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर इसके बारे में और बढ़िया से हम बताएंगे, अभी मोटा मोटा बताते हैं। एक क्या है, आपको पोल है, क्या आपको पोल है, और एक क्या है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, है ना। अब समझिएगा यहाँ पर क्या होता है, जी का मान सबसे क्या होता है, न्यूनतम होता है, जी का मान सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और यहाँ पोल पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब अगर हम एम जी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका मिनिमम होगा, कम होगा। मतलब ये हो गया कि पृथ्वी पर अगर बोलेगा कि वस्तु का भार जो होता है कहाँ अधिक होता है, तो ध्रुव या पोल पर सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे आपको क्या होता है, आपको कम होता है। पोल पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सुनिएगा कि 1 kg का वस्तु है, पृथ्वी की हम बात करते, 1 kg का वस्तु कहाँ आपको पृथ्वी पर है। अब बोलता है कि इसका आपका भार क्या होगा पृथ्वी पर, तो भार बराबर एम इंटू जी। तो
तो एम कितना हो गया, एम हो गया आपका 1 kg और 9.8 क्या हो गया आपका जी हो गया, इसका मतलब हो गया 9.8 न्यूटन हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक kg वस्तु का भार पृथ्वी पे कितना होता है 9.8 न्यूटन। अगर ये 10 kg का रहेगा तो 9.8 रहेगा, तो कितना हो जाएगा आपको 98 आपको kg हो जाएगा। सॉरी kg कहाँ, भार kg में नहीं दोस्त, भार किस में आपको न्यूटन में, किस में आपको न्यूटन में, है ना, भार इसमें क्या हो जाएगा आपको न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। अब पॉइंट और क्या समझना है, सुनिए, अगर 100 kg का रहेगा तो 100 से गुना कर दीजिए, बात वही हो गया। अब देखिए क्या है, अब यहाँ जो क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज़ जानते हैं, सुनिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लेते क्या है कि 100 समझिए 600 क्या बोले 600 kg का एक क्या है आपको वस्तु है, इसको वस्तु है, इसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा पर। तो इसका द्रव्यमान क्या चेंज करेगा, अरे भाई तो द्रव्यमान चेंज करेगा नहीं, चेंज यहाँ भी 600 kg रहेगा, द्रव्यमान चेंज आपको नहीं करेगा। लेकिन अब समझिए, यही अगर बोलेगा कि 600 न्यूटन का क्या है आपको वस्तु है, ठीक ना, इसका कुछ भार है, न्यूटन मतलब भार की बात करता है, तो बोलता है कि अगर चंद्रमा पर हम क्या करते हैं लेकर के जाते हैं तो इसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा भार कितना होता है, जितना पृथ्वी पर उसका 1/6 हो जाता है, तो 600/6 तो कितना हो गया, अब कितना हो गया, तो आपको हो गया 100 न्यूटन, कितना हो गया आपको 100 न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते क्या है, अभी सबसे पहले क्या है ना, अच्छा एक और चीज़ बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए, अगर मान लेते क्या है कि 100 न्यूटन का कोई क्या आपको वस्तु है कहाँ, चंद्रमा पर, तो हम अगर पृथ्वी पर लेकर के आते हैं तो उसका भार क्या होगा। तो देखिए ऊपर से जब नीचे लेकर के आएंगे ना, चंद्रमा से पृथ्वी पर, तो 6 से गुना करेंगे और नीचे से चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो 6 से भगा करेंगे। तो यहाँ बाबू क्या बोले कि 100 न्यूटन का चंद्रमा पर है, तो पृथ्वी पर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्या होगा 600 न्यूटन हो गया। ये नहीं बोले थे कि चंद्रमा पर जब लेकर के जाएंगे तो ऊपर 6 से क्या ऊपर 6 से डिवाइड करेंगे, तो चंद्रमा पे कितना था 100 न्यूटन था, कितना था आपको 100 न्यूटन था, अब पृथ्वी पे कितना हो गया आपको 600 न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझिए कि पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर कितना है 10 kg। मतलब ये हो गया कि ई हो गया, समझिए ये क्या हो गया आपको पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया आपको अर्थ हो गया, ये क्या है आपको मून है। अब समझना क्या है कि यहाँ पर अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, बोलता है कि चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना है 10 kg है। अब बोलता है कि उसका पृथ्वी की सतह पर भार, यहाँ पर हमको क्या चाहिए W चाहिए। तो पहले तो इसको हमको यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो हम इसको एम को लेकर चलाएं कहाँ नीचे, तो क्या एम चेंज करेगा नहीं, इसका मतलब एम नीचे आ जाएगा, वस्तु नीचे आ जाएगा, तो 10 kg रहेगा, कितना रहेगा 10 kg ही रहेगा। अब हमको यहाँ पर W निकालना है, तो W बराबर एम इंटू जी हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि एम कितना है 10 है और जी कितना है 9.8 है, तो 9.8 इंटू 10 कर देंगे और डिवाइड बाई 10 इसको हटाने के लिए, इसे ही खत्म, तो कितना होगा 98 आपको न्यूटन आपको हो जाएगा, है ना। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन और बनेगा। तो बोलिए पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर कितना है 10 kg है, तो कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम, नहीं द्रव्यमान पूछेगा तो उतना ही होता, लेकिन यहाँ भार पूछ रहा है बबुआ, तो भार पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़िए दोस्त आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आपको, ये क्वेश्चन लिया गया कहाँ से, पॉलिटी से लिया गया है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया देखिए आपको, है ना, यूपीएससी में पूछा गया था। और पहले यूपीएससी में सब क्वेश्चन पूछता था, आजकल क्या है कि सीजीएल में, सीपीओ में, बिहार दरोगा में सब में सबसे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को लिए हैं। बोलता है कि भारत के दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसको समझने के लिए पहले तो समझिए यहाँ पर दल बदल होता क्या है। देखिए दल बदल अधिनियम, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये होता क्या है समझिएगा, आप जानते हैं ना कि समझिए क्या होता है कि सरकार बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्या सदस्य संख्या चाहिए, मतलब वोट में मतलब मिनिमम इतना आपको मिलना चाहिए। तो अब समझिए क्या है कि मान लेते क्या है कि एक आदमी है, समझने के लिए क्या है कि मान लेते कि 100 टोटल क्या है सीट है, सरकार बनाने अगर 50-50 दो पार्टी का आ गया तो बोलिए सरकार बनेगा नहीं बनेगा। तो सरकार बनाने के लिए क्या होता है कि जितना सीट रहेगा ना उसको 2 से डिवाइड करते हैं, +1 होता है, उसको बोलते हैं कुछ बहुमत बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100/2 +1 तो कितना हो गया 50 +1, मतलब कम से कम यहाँ 100 सीट रहेगा तो 51 सीट रहेगा, तब क्या होगा सरकार बनेगा। अब कैसा तो हो सकता है कि मान लेते कोई चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ कि इसको एक तरफ कितना मिला, आपको बोल सकते हैं 3 को पार्टी खड़ा था, एगो कितना मिला, मान लेते कि 30 मिला, है ना, एगो कितना मिला
आपको बोल सकते हैं कि 25 मिला, और एक और कितना मिला 30 मिला, और मान लीजिए कितना 30 से 30 60 25 कितना हो गया 50, एक मिला 15 मिला, समझेगा। अब सरकार बनाने के लिए क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा तो सरकार बन जाएगा, क्योंकि 51 सीट हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो 51 तो हो ही गया, है ना। या तो ये हो सकता है कि ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों की भी सरकार बन सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यह क्या करेगा, मतलब समझिए कि ये दोनों मिलकर क्या है, सरकार बना ली, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, आपको सरकार बना लिया। लेकिन अब क्या है कि ये पार्टी क्या चाहेगा कि इसके सदस्य को क्या करे, तोड़े, इसके सदस्य को क्या करे, तोड़े, है ना, कि हम तुमको मंत्री दे देंगे, पद दे देंगे, हमारे यहाँ क्या हो करो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब समझिए क्या होता है ना कि सदस्यों को क्या होता है, इधर से उधर जाना होता है। आई फ्री में नहीं होता, पैसा पर लेकर जाता है, बहुत रुपया खर्च होता है, नहीं कि तुम हमारे यहाँ जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, इतना ज़मीन दे देंगे, ऐसा होता था। तो पॉलिटिकल करप्शन क्या हो रहा था, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एक हुआ क्या, आया राम गया राम, सुने होंगे, एक आदमी था गया राम नाम के। वो कहा जाता है कि भाई एक दिन के अंदर, मतलब एक सप्ताह के अंदर में क्या 5-6 को पार्टी बदल लिया था। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि सरकार कोई स्टेबल नहीं रहेगा, सरकार स्टेबल नहीं रहेगा तो पॉलिसी स्टेबल नहीं रहेगा, नया सरकार आएगा तो नया तरह से पॉलिसी लेकर के आएगा, इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा और करप्शन भी बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि संविधान में किया गया संशोधन, मूल संविधान में इसका चर्चा नहीं था, संविधान में किया गया संशोधन, बोला गया कि दल अगर बदलते हैं तो आपकी क्या हो जाएगा, सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मंत्री बनने को तो छोड़ दीजिए, जो दल बदल गया वो क्या होगा, मंत्री पद भी क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा, प्लस सदस्यता भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसके लिए क्या किया, संविधान में किया गया, आपको 92वें नंबर के आपको संशोधन किया गया, इस साल था 1985 में। और यहाँ पे एक संविधान में अनुसूची जोड़ा गया और उसको बोलते हैं 10वीं अनुसूची। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल नियम से। 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, दल बदल नियम को। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन से कब जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया। या 52वां संविधान 1985 का संबंध किससे है, दल बदल अधिनियम से संबंध है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर कहानी, किसने बोला गया ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई सिंगल सदस्य क्या होता है, कोई पार्टी को दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मान समझिए क्या है कि एक पार्टी बीजेपी, क्या है बीजेपी है, एक क्या पार्टी है आपका कांग्रेस, क्या हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, ठीक ना। अब समझना क्या है कि मान लेते हैं कि बीजेपी में टोटल मान लेते हैं कि क्या है, चुनाव हुआ है तो जीता है कितना है 30, कितना जीता है आपको 30 सदस्य टोटल क्या हुआ आपको जीता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी क्या होता है कि अगर 30 सदस्य में से अगर इसमें से एक सदस्य क्या होता है छोड़ करके, देखिए कौन पार्टी से जीता है, आपको बीजेपी जीता है, तो इसको आशा किया जाता है कि आप बीजेपी के ही सदस्य बन करके रहिएगा। लेकिन इसमें से एक सदस्य क्या है, कांग्रेस में चला गया मंत्री बनने के लिए, ठीक ना। तो अब क्या होगा, इसका सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही छोड़ेगा इसका सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सदस्यता खत्म हो गया तो मंत्री कहाँ से, वो भी खत्म हो गया, ठीक ना। लेकिन अब समझिए क्या है, इसका अगर 1/3 चाहता है कि हम पार्टी बदल दें, मतलब 30 का 1/3 कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो अगर 10 या 10 से अधिक लोग चाह रहा है, मतलब बोल से 1/3 या उससे अधिक लोग चाह रहा है, तब दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। उसको मर्जर बोलते हैं, उसको दल बदल अधिनियम का तहत आयोग करार नहीं दिया जाएगा। ये हो गया बात आपको क्लियर, ठीक ना। लेकिन इससे भी क्या है कि आपको मतलब बोल सकते हैं कि दल बदल रुक नहीं रहा था। तब बाद में क्या हुआ, संविधान में एक और किया गया 91 नंबर का संशोधन 2003 में, इसके तहत बोला गया कि 1/3 नहीं बल्कि क्या है कि 2/3 कम से कम दूसरा पार्टी में जाना चाहेगा तभी जा सकता है, इससे कम जाएगा तो सब सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 30 बीजेपी में टोटल सीट आया था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि 2/3 मतलब हो गया कि इतना 10 मतलब 20। अब समझिए क्या 30 गो सदस्य में से अगर क्या है कि 20 गो 21 गो 25 गो 23 गो अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर 19 गो ज्वाइन कर रहा है दूसरा पार्टी, या 18 गो या 5 गो 7 गो, इस सब के क्या हो जाएगा, सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त आपको हो जाएगा। इसी को बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। अब एक और चीज़ क्या है, इसमें एक और प्रावधान क्या है कि कोई मान लेते क्या है कि निर्दलीय चुनाव लड़ा है, निर्दलीय, जैसे पप्पू यादव की बात करते निर्दलीय क्या चुनाव लड़े हैं। अब चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं कि आपको जाकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं या कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही क्या निर्दलीय सदस्य क्या होता है, कोई पार्टी को ज्वाइन करता है, उसका सदस्यता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है कि निर्दलीय सदस्य यह आशा किया जाता है कि आपको निर्दलीय ही बन करके रहना है, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। ये आपको हो गया क्लियर। अगला कहानी एक और है, अगला क्या है, एक होता है मनोनीत सदस्य। क्या होता है मनोनीत सदस्य, मनोनीत मतलब क्या होता है समझिए क्या, सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा, सुधा मूर्ति, या सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। ये सब क्या है कि इन सबको राज्यसभा में क्या किया गया, सरकार द्वारा मनोनीत किया गया, है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया इनको राज्यसभा में। अब राज्यसभा में गए, अब क्या है कि चाहे तो 6 महीना के भीतर, 6 महीना के क्या बोले अंदर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी सदस्यता नहीं जाएगा। अगर बीजेपी ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 6 महीना के बाद अगर ज्वाइन करते हैं ना तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि सुधा मूर्ति अगर गए हैं
राज्यसभा में अगर ये चाहते हैं कि हम कोई बीजेपी के सदस्य बन जाए तो बन सकते हैं 6 महीना के भीतर, लेकिन इसका आलोचना भी किया जाता है कि आप निर्दलीय को बोले तो आप ज्वाइन नहीं कीजिए किसी को, इसको आप मौका दे रहे हैं, लेकिन वो कितना समय तक मौका है, मात्र 6 महीना तक ही क्या आपको मौका है। ये हो गया। अगला पॉइंट समझिए क्या होता है। अगर कोई क्या है सदस्य दल बदल के आधार पर योग है या अयोग है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय आपको कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है पीठासीन पदाधिकारी करता है, पीठासीन पदाधिकारी करता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, होल कंसेप्ट समझना है। तो होल कंसेप्ट क्या कहता है, होल कंसेप्ट ये बोलता है, देखिए केंद्र में क्या बात करते हैं हम, होता है आपको लोकसभा, और राज्य में क्या होता है, सॉरी केंद्र में होता है लोकसभा राज्यसभा, राज्य में क्या होता है, एक होता है विधान सभा होता है, एक होता है विधान परिषद होता है। अब समझना क्या है, अगर कोई सदस्यता के योग्यता और अयोग्यता के बारे में नॉर्मल कंडीशन में निर्णय लेना है तो यहाँ पर राज्य में कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, आपको राज्यपाल निर्णय करता है। और केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति। सिंपल अगर क्वेश्चन पूछता है कि संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति। बोल सकते हैं कि विधायिका के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के बारे में निर्णय कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन एक टर्म यूज करेगा आपको कि दल बदल के आधार पर, अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर दिए तो वहाँ आएगा पीठासीन पदाधिकारी। या पीठासीन पदाधिकारी मतलब होता है हाउस का अध्यक्ष। पूछेगा कि दल बदल के आधार पर सदस्यों के अयोग्यता और अयोग्यता के बारे में निर्णय कौन करता है, तो वहाँ पर हो जाएगा कि पीठासीन पदाधिकारी। लेकिन सिंपल पूछेगा कि आपको लोकसभा राज्यसभा, यह बोलेगा केंद्र में संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में या योग्यता के बारे में निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल। लेकिन दल बदल शब्द का इस्तेमाल करेगा तो पीठासीन पदाधिकारी। तो राज्य में हो जाएगा राज्यसभा का होता है सभापति। कौन होता है, सभापति। और लोकसभा में कौन होता है, अध्यक्ष होता है। सेम चीज होता है विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष होता है। और विधान परिषद में क्या होता है, आपको सभापति होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा। अब अगला पॉइंट क्या समझना है कि यह जो है ना, आपको पीठासीन अधिकारी को जो शक्ति दिया गया है कि निर्णय ले सकता है, लेकिन क्या इसका कोई लिमिटेशन है कि कितना दिन के अंदर में इसको निर्णय लेना जरूरी है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, है ना। ये चाहे तो क्या है कि इसको बहुत दिन तक टाल बिटाल कर रख सकता है, कोई इसका लिमिटेशन आपको नहीं है। तो अब आइए क्वेश्चन बनेगा, बोलिए। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार बाबू, विचारमान आदि आप है। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। नहीं भाई, इसमें बोला गया है कि कोई मनोनीत है, मनोनीत की बात करता है, तो मनोनीत सदस्य है तो 6 महीना के भीतर किसी को ज्वाइन कर सकता है, उसका सदस्यता आपको नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही निर्दलीय रहता, उसका सदस्यता क्या होता है, चला जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलती हो गया। जैसी गलती हो गया तब वो करना क्या है कि जहाँ जहाँ क्या है, यहाँ पर 1 है, उस गलती काट दीजिए। इसको इसी बनाएंगे। बोलिए क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। ये भी आंसर आपको नहीं होगा। तब आंसर चाहे तो 2 होगा, चाहे तो न तो 1 न 2 होगा। अब आइए, यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले का फैसला करना होता है। बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम में कहीं भी चर्चा नहीं है कितना दिन के भीतर पीठासीन अधिकारी को निर्णय लेना है ना। तो ये क्या है, स्टेटमेंट आपको सही है। इसका मतलब हो गया 2 सही है और बाकी क्या हो गया, आपको गलती हो गया, है ना। तो ये रहा हमारा क्या, आज का बोल सकते हैं आज का सेशन, है ना। एक क्वेश्चन बताइए जो इतना आपको बताए हैं। क्वेश्चन क्या है बताइएगा। ये है कि 600 kg का एक वस्तु है, कहाँ पर, पृथ्वी पर है। इसका बताना है भार कहाँ आपको बताना है, चंद्रमा पर। जरूर बताइएगा। 600 kg वस्तु का भार जो है, 600 kg वस्तु है, उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान 600 kg है। इसका भार बताना कहाँ आपको, चंद्रमा पर। ये आपका सवाल रहा, है ना। साथ ही बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, बोरिंग तो नहीं लगा ना, क्योंकि जैसा आप बताइएगा उस अनुसार क्या होगा, आपको चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।